नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने करंट अफेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ष की करंट अफेयर रोटेशन में जो हमें करने हैं उसके तहत इकोनॉमिक्स अफेयर हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो कि अब आपकी जो परीक्षाएं होने जा रही हैं मई जून तक जितनी परीक्षाएं होंगी उसके लिए हम लोग इस मई जून से लेकर टिल मई जून तक के डेट में करंट अफेयर्स करेंगे। इकोनॉमिक्स में आर्थिक परिदृश्य के कुछ प्रमुख क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। इसमें इस सीरीज में मैं जितने क्वेश्चन भी कराता हूँ वो लगातार वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसमें वो क्वेश्चंस को हटाने की कोशिश की जाती है जो अब थोड़े से इनसिग्निफिकेंट हो गए हैं, जो अब शायद नहीं पूछे जाए। आगे की परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही हम लोग देखते हैं। देखिए, क्वेश्चंस को डिटेल में अगर हम कर लेते हैं तो हम किसी प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं देखते चीज़ें खत्म हो जाती हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स में कई सारी चीज़ें हमें जो हम गेस कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं या क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे एक होता है आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है और आरबीआई की जो मौद्रिक नीति होती है वो उसके प्रेजेंट रेट क्या है, वो हमेशा करना चाहिए। उसके बाद दुनिया के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इंडिया को और वर्ल्ड को क्या प्रिडिक्ट किया है जीडीपी पे, उसको वो हम वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद जो भारत के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे बैंक्स वगैरह हो गए, इनका कोई नया इनिशिएटिव है क्या, वो क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद भारत सरकार का कोई ऐसा इनिशिएटिव बजट में जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर असर डाल रहा है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। या कोई अचीवेबल ग्रोथ है ना, वो इंपॉर्टेंट है। भारत की बड़ी कंपनियों द्वारा कोई अचीवमेंट हो, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ से हम गेस कर सकते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। आप चाहे तो खुद भी सेक्टोरियल तरीके से चीज़ों को ग्रैस्प करिए, छोटे से छोटे करंट पढ़िए, लेकिन इन विषयों को बहुत गहराई में पढ़ना जरूरी है। जब हम इकोनॉमिक्स करंट अफेयर की बात करते हैं तो बजट से और इकोनॉमिक अफेयर से शुरू होता है अगले साल, है ना। फिर वो उसके क्वेश्चन धीरे धीरे सितंबर अक्टूबर तक आगे खत्म हो जाते हैं। फिर जब क्वेश्चन आते हैं तो अगले बजट वाले चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस तरह से साइकिल आपको देखनी पड़ेगी। खैर, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट। ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट करके एक सस्टेनेबल डिपॉजिट मतलब एफडी एक बैंक है जिसने हरित एवं सतत सावधि की योजना शुरू किया है। मतलब कि वो जो उस कैटेगरी के अंदर जो पैसा वो डिपॉजिट करेंगे उसको कुछ इस तरह से कार्य में लगाएंगे, उपक्रम में लगाएंगे जो कि ग्रीन एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन पे काम करे या ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करे। तो वो बैंक कौन सा है? एचडीएफसी बैंक भारत का प्राइवेट बैंकों में सबसे उत्कृष्ट बैंक माना जाता है। आपको ऐसे भी थोड़ी चीज़ें याद रखनी कि वैसे तो टेक्नोलॉजी में, बैंकिंग की टेक्नोलॉजी में अगर कोई बड़ा काम करता है तो ज़्यादातर उसमें आईसीआईसीआई बैंक हमेशा रहता है। यहाँ पे आपको एचडीएफसी थोड़ा याद रखना होगा। देखिए, ग्रीन जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है वो आजकल ग्रीन एनवायरनमेंट के ऊपर, उसके कंजर्वेशन के ऊपर काफ़ी कार्य कर रहे हैं। आरबीआई ने भी अभी हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय एक बहुत बड़े क्या बोलते हैं इनिशिएटिव का सदस्य बना है, जिसके तहत उसको भी ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन या ग्रीन एनर्जी की ओर हम अग्रसर हो सकें या पर्यावरण संरक्षण की ओर हम अग्रसर हो सकें। उस इनिशिएटिव का मुझे नाम बताइएगा जिसका भी हाल ही में आरबीआई सदस्य बना है। तो यह एचडीएफसी वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है नियो प्लेटफॉर्म। ये नियो प्लेटफॉर्म क्या है? नियो प्लेटफॉर्म जुड़ा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम एक प्रकार से मानव लगा लीजिए। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जैसे एलेक्सा हो गया, सीरी हो गया, है ना, कि अब मानव की जगह एक मशीन काम कर रही है। तो उसमें एक नियो प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। कौन सा बैंक है ये? कोटक बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक। इसने ये अपने लोन की रिस्ट्रक्चरिंग या किस प्रकार से जो लोन है उसको किस प्रकार से चुकाया जा सके, इससे रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसको नियो प्लेटफॉर्म कहा गया। और ये टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित होगा, मतलब ये मानव रहित होगा ये, ठीक है, पूरा प्रोसेस। सेकंड क्वेश्चन देखें तो ये इनिशिएटिव्स हैं, कभी कभी ये लोग पूछ लेते हैं। यूएसएफ उभरते सितारे फंड, है ना, उभरते सितारे फंड। ये एक्सिम बैंक जो भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है प्लस सिडबी, है ना, ये दो बड़ी वित्तीय संस्थाओं ने मिलकर लखनऊ में ये इनिशिएटिव शुरू हुआ जिसका उद्घाटन किया हमारे देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने। निर्मला सीतारमन विश्व की शक्तिशाली, बहुत पावरफुल 100 टॉप 100 जो फीमेल्स हैं उसमें भी शामिल हो चुकी हैं। तो ये इनिशिएटिव शुरू किया गया उभरते सितारे फंड। अब आपको ये बताना है कि ये किससे रिलेटेड है। जहाँ एक्सिम बैंक आ गया तो मतलब एक्सपोर्ट निर्यात के क्षेत्र में, है ना, चीज़ों को ज़्यादा सुगम बनाने के लिए ये फंड डेवलप किया गया है। इसका यूज़ किया जाएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, ज़्यादा उत्कृष्ट बनाने के लिए या आसान बनाने के लिए। सिंपल भाषा में एक्सिम और
एक्जिम और सिडबी जो दो संस्थाएं, इसके द्वारा ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। ये इसको यूएसएफ की और फाइनेंस मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने, और ये कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये दो स्कीम्स हैं जो कि हमारे लघु एवं छोटे जो उद्योग मंत्रालय है ना, एमएसएमई, उन्होंने ये दो इनिशिएटिव शुरू किए हैं, श्वास और आरोग, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज का ये मंत्रालय है, और उन्होंने दो इनिशिएटिव शुरू किए हैं, श्वास और आरोग। ये क्या है? जो श्वास इनिशिएटिव है, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र का एक इनिशिएटिव लिया गया है, और आरोग क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंक्रीज करने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए दो इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। तो पेपर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, श्वास और आरोग, ये इनिशिएटिव किसके द्वारा, किस संस्थाओं के द्वारा शुरू किए गए? एमएसएमई, सॉरी एमएसएमई मंत्रालय है, और इसकी जो नोडल बॉडी है वो है सिडबी, ठीक है। वो क्या है? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो लघु बैंक है ना भारत का, वो उसके द्वारा। तो सिडबी इसकी नोडल एजेंसी है, मिनिस्ट्री है एमएसएमई, और ये दो प्रमुख इनिशिएटिव है, श्वास और आरोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो भारत की चौथी $100 बिलियन कंपनी कौन सी बनी है? भारत की बहुत सारी कंपनियां हैं, कई सारी कंपनियां हैं, मतलब 4 हो गई हैं, जो कि $100 बिलियन के कैपिटल पे आंकी जा चुकी हैं, है ना। जो सबसे पहली कंपनी अगर देखें तो टीसीएस, उसके बाद रिलायंस हो गया था, फिर विप्रो था, अभी हाल ही में सितंबर अक्टूबर में इन्फोसिस ने भी $100 बिलियन कंपनी बनने का तगमा ले लिया है। तो ये भारत की 4 $100 बिलियन की कंपनी है ये, ठीक है। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा की अधिकृत एक बहुत बड़ी कंसल्टेंसी सर्विसेज है, मतलब कि सॉफ्टवेयर कंपनी है। आरआईएल, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, मुकेश अंबानी की। विप्रो, अजीम प्रेमजी की एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, और इन्फोसिस, नारायण मूर्ति जो इसके संस्थापक थे, उनकी बहुत बड़ी ये बहुत एलीट कंपनी है चारों। तो चौथी कंपनी बनी है कौन? इन्फोसिस। पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई की नई मौद्रिक नीति। आरबीआई की, देखिए हमारे देश में जो फाइनेंशियल पॉलिसीज होती हैं कि कोई बैंक वगैरह जितनी संस्थाएं हैं वो किस प्रकार काम करेंगे, किस प्रकार से वो लैंडिंग करेंगे, किस प्रकार से वो पैसे वसूलेंगे, इसका नियम तय करता है आरबीआई, क्योंकि ये बैंकर्स का बैंक है, हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। ये साल में 6 बार पॉलिसीज रिव्यू करता है, साल में 6 बार, मतलब लगभग हर 2 महीने बाद ये पॉलिसी बनाता है कि अलग अलग पैरामीटर्स पे कि उनके रेट डिसाइड करता है। इससे क्या चीज़ निर्धारित होती है कि मार्केट में अगर कभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या लिक्विडिटी की समस्या हो रही है, उसको मैनेज करता रहता है, ताकि जो वित्तीय संस्थाएं हैं, वित्तीय जो ढांचागत चीज़ें हैं, वो सही प्रकार से कार्य करें। तो इसके अंतर्गत रेपो रेट है वो 4% पे, अभी लेटेस्ट, अभी कुछ दिन पहले जो बैठक हुई थी उसमें CRR 3.35% है। MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग जो एफ से मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे बताइएगा इसकी फुल फॉर्म जरा, वो 4.4% है, 4.5% है। बैंक रेट जो है वो 4.5% है। जीडीपी के टारगेट इन्होंने कितना दिया है? 9.5%। देखिए आरबीआई की जो पॉलिसी है, इसके अंतर्गत 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 इंडिपेंडेंट मतलब कि लोग होते हैं जो कि आर्थिक मामलों के जानकार होते हैं, जो भारत सरकार की ओर से नॉमिनेट किए जाते हैं। इनका, इस संस्था का जो प्रमुख होता है आरबीआई का गवर्नर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आरआर और सीआरआर और आरआर क्या है? रेपो रेट, वो दर जिस पे जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को जो लोन ग्रांट करता है वो रेट होता है। और सीआरआर मतलब इतने % पैसा आपको रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रखना पड़ता है, ठीक है, नॉर्मल बैंकों को। तो ये हो गया। तो ये आंकड़े कई बार पेपर में पूछे जा सकते हैं, है ना। थोड़ा सा हमें इसका आइडिया लगभग इसका रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो रूरल डेवलपमेंट को लेके, है ना, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, भारत का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उसने फ्लिपकार्ट, एक ई-कॉमर्स कंपनी है जो कि इसकी वास्तविक मालिक वॉलमार्ट है, उसने समझौता किया है, MOU किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना। किस स्कीम के तहत? ये स्कीम है डे NRLM, डे मतलब दीनदयाल उपाध्याय या दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, है ना, जिसको कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत, इस स्कीम के तहत फ्लिपकार्ट जो है वो स्वरोजगार प्रदान करने की कोशिश करेगा, लोगों को ट्रेन भी करेगा, यूथ को प्लस सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो स्व सहायता समूह है ना, ग्रामीण इलाकों में, मतलब वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार की संभावनाओं को तलाशेगा, उनको प्रमोट करेगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, खूब इंपॉर्टेंट है।
वेज इंडेक्स, वेज मतलब क्या होता है, मजदूरी। तो लेबर मिनिस्ट्री ने नया वेज इंडेक्स का बेस ईयर जारी किया है। अब नया बेस ईयर क्या होगा, देखिए जो बेस ईयर अगर चेंज होता है तो पूरा इंडेक्स, उससे मापने का पैमाना पूरा बदल जाता है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें जो मजदूरी, न्यूनतम मजदूरियाँ हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, नई न्यूनतम मजदूरियाँ इंप्लीमेंट हो सकती हैं, नए रूल रेगुलेशंस बनेंगे, ठीक है। तो अब नया जो बेस ईयर होगा वो होगा 2016 का, किसके लिए, वेज रेट ऑफ इंडेक्स, ठीक है। तो जितने औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जितनी संस्थाएं हैं, वो इसी इंडेक्स के तहत जो मिनिमम एक प्रकार से वेजेस का रूल होता है वो फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखिए मनरेगा जो भारत की बहुत बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना है ना, गारंटी रोजगार जो योजना ग्रामीण क्षेत्र में, उस योजना में 10,000 करोड़ का एडिशनल फंड अभी एलोकेट किया गया है। बजट में क्वेश्चन आता है बजट का ये कि बजट में किस स्कीम के लिए कितना एलोकेट किया गया है, खासतौर से तो मनरेगा के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बजट के समय 50,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया था और फिर इसमें 10,000 करोड़ और इसमें एडिशनल इसमें ग्रांट दी गई है, तो टोटल 60,000 करोड़ का फंड अब तक एलोकेट हो चुका है 2021-22 के इस सत्र में मनरेगा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, भारत गौरव ये क्या है, भारत गौरव जुड़ा हुआ है रेल टूरिज्म से। बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, इसलिए भारत में जो भारत सरकार ने भारत गौरव के नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसके अंतर्गत जो रेलवे में बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने टूरिज्म पैकेज के तहत रेलवे एक प्रकार से उस पर्टिकुलर रेलगाड़ी को लीज पे ले सकते हैं, या जो प्राइवेट प्लेयर्स जो अपने टूरिज्म के लिए रेलवे का यूज़ कर सकते हैं, या रेलवे संस्था के साथ कोलैबोरेट करके अपने टूरिज्म पैकेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब कोई एक पैकेज हो गया 4-5 जगह का, है ना, किसी कंपनी ने, मान लीजिए कोई भी कंपनी है, मेक माई ट्रिप है, कोई भी है, तो उसके तहत वो फिर रेलवे को हायर कर लेंगे पर्टिकुलर रूट के लिए, तो उसके लिए रेलवे ट्रेन उनको अवेलेबल करा देगा, फिर उसके तहत वो कराएंगे। ये है भारत गौरव योजना, है ना, इंटरेस्टिंग सा है। इसकी नोडल बॉडी कौन सी है, IRCTC, ठीक है, IRCTC ही है जो कि रेलवे में टूरिज्म को प्रमोट करता है। और इसके साथ अब ये इनिशिएटिव शुरू होगा भारत गौरव का, इससे कोई भी प्राइवेट संस्था जो है वो टूरिज्म को अपने टूरिज्म पैकेजेस को रेलवे के थ्रू इंप्लीमेंट करवा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो सिडबी ने, एक और क्वेश्चन आ गया, सिडबी भारत का वही लघु उद्योग बैंक गूगल के साथ समझौता किया है क्या, MSME लघु और मझोले जो उद्योग इंडस्ट्री है उसके सपोर्ट के लिए। हमें बस इतना ही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर करंट बनेगा, है ना। सिडबी ने गूगल के साथ पैक्ट किया है MSME में को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट, शिरडी जगह बहुत फेमस एक रिलीजियस प्लेस है महाराष्ट्र में। शिरडी एयरपोर्ट अब एक मेजर एयरपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। क्वेश्चन आएंगे, लगा अभी हाल ही के कुछ महीनों में दो एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट में जगह मिल गई है, एक तो शिरडी हो गया और दूसरा कौन सा था, श्रीनगर वाला, फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो शिरडी और श्रीनगर एयरपोर्ट इंटरनेशनल होने के साथ साथ मेजर एयरपोर्ट की संख्या में आ गए हैं। नेक्स्ट, हार्बिंगर 2021 पेपर में आ सकता है। हार्बिंगर 2021 RBI की हैकाथॉन थी ये, एथिकल हैकिंग को लेकर RBI का एक कॉन्क्लेव था, समिट था, जिसको हार्बिंगर 2021 बोला गया, ठीक है, RBI का हैकाथॉन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की GDP, क्वेश्चन आता है इंडिया की GDP के फोरकास्ट अलग अलग संस्थाओं ने क्या किया, पेपर में क्वेश्चन आता है। RBI ने कितना फोरकास्ट किया, सब 2021-22 के लिए। RBI ने बोला कि हमारी GDP ग्रो करेगी 9.5% के हिसाब से, एशियन डेवलपमेंट बोलता है 10% के हिसाब से, वर्ल्ड बैंक ने बोला 8.3% के हिसाब से, IMF की जो पत्रिका आती है इकोनॉमिक आउटलुक, कई बार पेपर में आ चुका है इकोनॉमिक आउटलुक, उसमें आर्थिक परिदृश्य, उसमें 9.5 बोला गया है, ठीक है, और यूनाइटेड नेशन ने 7.5 बोला है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताइएगा नीति आयोग ने कितना प्रेडिक्ट किया है इंडिया की GDP को, ठीक है। अब कुछ रखे क्या, नहीं, बस थोड़े से समय में जबरदस्त करंट अफेयर्स, बताइएगा कैसा लगा, जो भी कुछ डाउट्स हो मुझे बताइएगा। टेलीग्राम पे कई सारे क्वेश्चंस हैं, उनको भी अटेम्प्ट कीजिए। जैसे क्वेश्चन मैंने पूछा था कि देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया हाल ही में, आंसर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।